बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद ताहिर, कॉमर्स डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स की नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़र यानी कि मनी की डेफिनेशन और उसके फंक्शन क्या हैं। ये दो चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी। इससे पहले हम लोगों ने जो ज़र के तबादला ख्यालात का जो निज़ाम था उसको हमने डिस्कस किया, यानी कि जो ज़र था वो किस तरह जो बारज़े वजूद में आया, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। आज हमने डिस्कस करना है कि ज़र होता क्या है। आइए देखते हैं। ज़र की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे बताई गई है जी। मंडियाती निज़ाम को मुअस्सर बनाने और मुख्तलिफ शोबों को आपस में यकजा रखने के लिए कीमतों का ज़री निज़ाम अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, यानी कि मंडियों का जो निज़ाम है उनको अच्छा करने के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए और मुख्तलिफ शोबों को आपस में यकजा रखने के लिए कीमतों का ज़री निज़ाम में अहम किरदार अदा करता है। कीमतों के इजहार के लिए ज़र एक मेयार की हैसियत से न सिर्फ माशी शोबों में कीमतों के तग़य्युरात को इस्तेकाम फराहम करता है, बल्कि आला तबादला की हैसियत से एशिया के लेन देन और कर्जों की अदायगी का जरिया भी बनता है। ज़र की जो अहमियत थी उसको महसूस करते हुए मुख्तलिफ जो इकनॉमिक्स थे उन्होंने जो मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो ज़र की डेफिनेशन की है उसको देखते हैं। कि सबसे पहले है जी प्रोफेसर वाकर, वो ज़र को बोलते हैं जी मनी इज व्हाट मनी डज। सिंपल सी डेफिनेशन है कि ज़र से मुराद वो शय है जो बतौर ज़र अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती हो। यानी कि ज़र एक ऐसी शय है कि जो किसी भी चीज़ को आप ज़र का नाम दे सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन ये है कि वो अपने जो फ़राइज़ है वो ज़र की हैसियत से जो है ना वो सर अंजाम देती हो, तो उसको आप ज़र कह सकते हैं। ये प्रोफेसर वाकर की डेफिनेशन है। मॉर्गन के नज़दीक जो ज़र की डेफिनेशन है वो जी मनी इज एनीथिंग दैट इज वाइडली यूज्ड इन पेमेंट ऑफ डेट्स। ज़र वो शय है जो आम तौर पर कर्जों की अदायगी के लिए इस्तेमाल की जाती है। मॉर्गन ने बताया कि जी ज़र वो चीज़ है, वो शय है जिसको आप कर्जों की अदायगी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़र कहलाता है। जियोफ्रे क्राउथर की डेफिनेशन के मुताबिक ज़र क्या होता है जी। ज़र कोई भी शय कहला सकती है जिसे आला तबादला की हैसियत से कबूलियत आमा हासिल हो। यानी कि हर वो चीज़ ज़र कहला सकती है जो एशिया के तबादला के लिए कबूलियत आमा हासिल रखती हो, उसको आप ज़र कह सकते हैं। और साथ ही साथ उसकी जो पैमाना कदर है और ज़ख़ीरा कदर का काम जो है वो भी सर अंजाम वो चीज़ दे सकती हो, तो तब आप उसको ज़र कह सकते हैं। जी क्राउथर ने अपनी तारीफ में बतौर ज़र आला कबूलियत आमा, पैमाना कदर और ज़ख़ीरा कदर के मानों में पेश करके ज़र के अहम फ़राइज़ की तवज्जो दिलाई। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ वो मिस कर गया, वो थी मुस्तकबिल की जो अदायगियाँ थी उसको जो जियोफ्रे ने वो नज़रअंदाज कर दिया। इसके बाद है जी जे.एम. कैन्स की जो डेफिनेशन है ज़र की, वो देखते हैं। ज़र वो शय है जिसके ज़रिए उधार के मुआहदों और कीमतों की मुआहदों की अदायगियाँ जो है वो चुकाई जाती हैं, जिसकी शक्ल में आम कुव्वत खरीद का ज़ख़ीरा किया जाता है, उसको आप ज़र कहते हैं। जे.एम. कैन्स कहता है जी ज़र वो चीज़ है, वो शय है जिसके ज़रिए से आप उधार लिया हुआ कर्जा या उधार किए गए मुआहदों को पूरा करते हैं और कीमत के जो मुआहदे होते हैं उसकी अदायगियाँ भी ज़र के थ्रू आप कर सकते हैं। और जिस शक्ल में आम कुव्वत खरीद का ज़ख़ीरा किया जाता हो उसको आप ज़र कहते हैं। जे.एम. कैन्स की जो डेफिनेशन है वो चंद एक हिस्सों में तकसीम की गई है।
थोड़ी सी उसकी वजाहत की गई है, उसको देखते हैं कि जी उधार के मुआहदे बहैसियत मुस्तकबिल की अदायगी, इनसे मुराद एशिया की लेन देन के मुआहदे में वो अदायगियां हैं जिनको मुस्तकबिल में चुकाने का वादा किया गया हो। लिहाजा ज़र मुस्तकबिल की अदायगियों में मेयार का काम सर अंजाम देता है। उधार के मुआहदे बहैसियत मुस्तकबिल की अदायगियां, यानी कि जो आप चीज़ उधार खरीद लेते हैं और उसकी अदायगी आप फ्यूचर के अंदर किसी भी डेट को अदा करेंगे, तो यहाँ पे बताया गया जी इनसे मुराद वो एशिया हैं जिनके लेन देन के मुआहदे मामले में वो अदायगियां हैं जिनके मुस्तकबिल में चुकाने का वादा किया गया। लिहाजा ज़र मुस्तकबिल की अदायगियों में मेयार का काम सर अंजाम देता है। उसके बाद है जी कीमत के मुआहदे बहैसियत पैमाइश कदर, यानी कि कीमत का मुआहदा आपने कर लिया और उसकी बहैसियत कदर कितनी है उसके अंदर भी ज़र को इस्तेमाल किया गया है, चूंकि कीमतों की अदायगी के लिए ज़र का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ज़र माल की अदायगी के लिए पैमाने कदर का काम भी देता है। यानी कि जो चीज़ आप ले रहे हैं वो वैल्यू कितने की है, उसकी जो मालियत है वो क्या है, तो यह ज़र जो है वो इस काम में भी आपको मदद फराहम करता है। तीसरे नंबर पे जी मुआहदों की अदायगियां चुकाना बहैसियत आला तबादला, यानी कि जब आप एशिया का लेन देन करते हैं उस वक्त जो मुआहदे होते हैं उनकी अदायगियां चुकाने के अंदर भी आपको ज़र जो है वो काम आता है। उसके बाद एक कबूलियत आमा, और फिर कि ज़र एक वो शय है जिसको हर जगह पे हर तिजारत में कबूलियत आमा हासिल है। ज़र को एशिया के लेन देन में बिला हैलो हजत कबूल कर लिया गया जाता है क्योंकि इसे कबूलियत आमा हासिल है। लास्ट पे जी ज़ख़ीरा कदर, चूंकि ज़र की सूरत में दौलत का ज़ख़ीरा किया जा सकता है इसलिए ज़र बहैसियत ज़ख़ीरा भी इस्तेमाल होता है। जेम कैन की तारीफ का जायजा लेने के बाद कहा जा सकता है कि इसकी तारीफ ज़र के तमाम मुमकिन फ़राइज़ का अहाता करती है, यानी मुस्तक़बिल की अदायगियों के मेयार, पैमाना कदर, आला तबादला और ज़ख़ीरा कदर वगैरह। यानी कि ये आपके पास चंद एक जो साइंस जो मईशत दान थे उनकी डेफिनेशन थी ज़र की क्या होती है। उसके बाद जी फंक्शन ऑफ मनी, यानी कि ज़र के फ़राइज़ क्या हैं। ज़र के फ़राइज़ के अंदर सबसे पहला नंबर है जी आला तबादला का मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एशिया का लेन देन करते वक्त ज़र बतौर आला तबादला अपना काम सर अंजाम देते हुए पैदाइश दौलत, तकसीम दौलत और तबादला दौलत के अमल को तकवीयत बख्शता है। कह रहे हैं जी एशिया का जब लेन देन लोग करते हैं उसके अंदर जो ज़र का काम है वो मतलब ज़र जो है वो बतौर आला तबादला का काम सारे अंजाम देते हैं। ठीक है कि ज़र जो है वो दौलत की जो पैदाइश है उसमें भी काम आता है, दौलत को तकसीम कर सकता है, उसको तबादला दौलत के अमल को तकवीयत बख्शता है। इफराद बहैसियत आमलीन पैदाइश पैदावारी इदारों की अपनी खदमात मुहैया करके ज़र की सूरत में आमदनी वसूल करते हैं, यानी कि वो लोग जो पॉपुलेशन थी, जो सोसाइटी थी, वो एशिया को पैदा करके पैदावारी इदारों में वो मतलब सेल आउट करके बेच के उनकी जो आमदनियां थी वो ज़र की सूरत में कारोबारी इदारों से वो वसूल करते थे और कारोबारी इदारे उन्हीं एशिया से मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के बाद जो उनकी जो मालियत थी फिर वो सार्फिन से वसूल कर लेते। इस तरह ज़र बतौर आला तबादला आमलीन पैदावार और कारोबारी इदारों के दरमियान गर्दिश करते हुए पैदाइश दौलत, तकसीम दौलत और तबादला दौलत के अमल को जारी रखता है। इस तरह ज़र की बदौलत अब बराह रास्त तबादला के ज़माने की मुश्किल एशिया की दो तरफा मुताबकत का ना होना की ज़रूरत नहीं,
क्योंकि अब हर कोई अपनी एशिया मंडी में ले जाकर फरोख्त करके अपनी मर्जी से और ज़रूरत के मुताबिक जो है वो दूसरी एशिया हासिल कर सकता है। इस तरह ज़र एशिया खदमात की खरीद फरोख्त के वक्त लोगों के दरमियान बतौर आला तबादला बिला रोक टोक गर्दिश करता है। सेकंड नंबर पे है जी जो फंक्शन ऑफ मनी है उसका सेकंड पॉइंट है पैमाना कदर मैयत ऑफ वैल्यू। ज़र एशिया खदमात की कदर की पैमाइश का काम बाखूबी सर अंजाम देता है। यहाँ पे जी ज़र एशिया खदमात की कदर की पैमाइश का काम बाखूबी सर अंजाम देता है, यानी कि जो लोग पैदावार पैदा करते हैं, मतलब जो एशिया खदमात आमलीन पैदाइश जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो कदर है, उसका काम जो है वो ज़र जो है वो बखूबी सर अंजाम देता है। जिस तरह गंदम, चीनी, चावल वगैरह की पैमाइश के लिए मुख्तलिफ औज़ारान की बाट, कपड़े की पैमाइश के लिए मीटर बहैसियत मेयार इस्तेमाल होते हैं। इस तरह एशिया खदमात की कदरों कीमत जांचने के लिए ज़र बतौर मेयार इस्तेमाल होता है। चूँकि मुख्तलिफ एशिया की कदरों मालियत मुख्तलिफ होती है, इसलिए ज़र को मुश्तरक पैमाना कदर मानते हुए कहा जा सकता है कि 1 किलोग्राम चीनी की कीमत 50 रुपए है और 1 मीटर कपड़े की कीमत जो है वो 100 रुपए। इस तरह हर शख्स ज़र की बदौलत अपनी एशिया की कदर मालियत का अंदाजा बखूबी कर सकता है, जो कि बराह रास्त तबादला के दौर में मुमकिन नहीं था, क्योंकि इस निज़ाम के तहत ये देखना पड़ता था कि 1 किलोग्राम चीनी की कीमत गंदम या कितने मीटर कपड़े के बराबर है। अब ज़र की बदौलत तमाम एशिया खदमात की कदर मालियत का तयन आराम से किया जा सकता है। थर्ड है जी इंतकाल ज़र, यानी कि ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। बराह रास्त तबादला में कदर यानी कि दौलत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना बड़ा मुश्किल था। जब बराह रास्त तबादला का निज़ाम राइज था, उस वक़्त जो लोगों के असासे होते थे वो गाय, भैंस, बकरी, फल, सब्जियां, मतलब ये चीज़ें असासे थे, तो इनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना बहुत मुश्किल काम था। अब ज़र की मौजूदगी में एशिया को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के बजाय इनकी ज़र्री मालियत में एक जगह पे बेचकर दूसरी जगह इस ज़र से एशिया हासिल की जा सकती है। लिहाजा अब ज़र की बदौलत अब लोग अपने असासों को बेचकर दूसरी जगह असासे मुंतकिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक किसान अपनी ज़मीन या एशिया जो है वो बेचकर जहां चाहे अपनी मर्जी की ज़मीन और एशिया के अवज़ ज़र के अवज़ खरीद सकता है। उसके बाद है जी हुकूमती अदायगियों और वसूलियों का जरिया, मीन्स ऑफ गवर्नमेंट पेमेंट्स एंड रेवेन्यू। हुकूमती अदायगियों और वसूलियों का जो जरिया है वो भी ज़र की जो बदौलत है उसमें भी काफ़ी सारी आसानियां पैदा हुई हैं गवर्नमेंट को। ज़र हुकूमत के लिए अदायगियों और वसूलियों के लिए मेयार का काम सर अंजाम देता है। अब ज़री निज़ाम में हुकूमत अपने तमाम वाजबात जो हैं, जो उन्होंने सोसाइटी या पॉपुलेशन से वसूल करने होते हैं, मसलन टैक्सेस है, महसूलात है, मालिया, जुर्माने, यूटिलिटी बिल्स, और जो लोगों को उन्होंने अदायगियाँ करनी होती हैं जिसमें लोगों की तनख्वाहें, पेंशन्स, वज़ाइफ, तहाइफ, इनामात, ये सारी चीज़ें सब ज़र की सूरत में वसूल और अदा करती। लेकिन बराह रास्त तबादला के दौर में ज़र न होने के वजह हुकूमत के लिए इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए काफ़ी सारे नुकसान और काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन ज़र ने इन सब मुश्किल को भी दूर की कर दिया
اب حکومت زر کی صورت میں اپنی وصولیاں اور ادائیگیاں کرتی ہے، جس کے باعث حکومت کے انتظامی عمل کو تقویت ملتی۔ اس کے علاوہ براہ راست تبادلہ کے زمانے میں اشیاء کی برآمد و درآمد کئی مشکلات پیدا کرتی۔ زر نے بین الاقوامی تجارت کو بھی آسان کر دیا۔ اس کے بعد ہے جی معاشی ترقی۔ کسی ملک کی معاشی ترقی میں زرعی نظام کے مستحکم ہونے اور قیمتوں کے نظام کے مؤثر ہونے کا بڑا عمل دخل ہے۔ یعنی کہ کسی بھی کنٹری کی جو معاشی ترقی ہے، اکنامک جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اندر جو زر کا نظام ہے وہ بہت عمل دخل جو ہے وہ مطلب اس میں ہوتا ہے زر کا، کیونکہ جس ملک میں زر کی گردش مناسب ہو وہاں کا معاشی ڈھانچہ مضبوط اور کامیاب بنیادوں پر ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ ترقیاتی منصوبے جلد پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں، غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے مواقع پیدا ہوتے ہیں اور وہ سرمایہ کاری کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری ملکی پیداوار میں اضافے کا باعث بنتی ہے، بے روزگاری میں کمی واقع ہوتی ہے، لوگوں کی آمدنیاں بڑھنے سے ان کا معیار زندگی بلند ہو جاتا ہے اور قوت خرید بڑھ جاتی ہے۔ ملک معاشی ترقی کی طرف تیزی سے بڑھنے لگ جاتا ہے اور معاشی طور پر ملک مستحکم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ کسی بھی کنٹری کی جو اکنامکلی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر جو زر کا استعمال ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ اگر کسی ملک کا جو زر جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے وہ مطلب مناسبت کے طور پہ مطلب وہ ایک گردش کرتا ہے، تو اس وجہ سے جو ان کا جو معاشی ڈھانچہ ہے وہ کافی مضبوط اور کامیاب بنیادوں کی طرف وہ چلتا ہے، جس کی وجہ سے ترقیاتی جو منصوبے ہیں وہ جلدی کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ اگر وہ جلدی کمپلیٹ ہوتے ہیں تو غیر ملکی جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے کنٹری کے اندر سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ جب وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو ملک کی جو پیداوار ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں کی بے روزگاری میں کمی ہو جاتی ہے، لوگوں کی آمدنیاں بڑھتی ہیں۔ جب ان کی آمدنیاں بڑھتی ہیں تو ان کا جو زندگی کا جو سٹائل ہے گزارنے کا وہ چینج ہو جاتا ہے اور ان کی جو پروڈکشن جو پرچیزنگ پاور ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح جو ملک جو ہے وہ کافی تیزی کے ساتھ وہ ترقی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ لاسٹ ون ہے جی متفرق فرائض۔ بطور اعلی تبادلہ زر معاشی سرگرمیوں کی درجل طریقوں سے تقویت بخشتا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے جی جدید دور میں قیمتوں کے زرعی نظام کو مؤثر بنانے اور روزمرہ کے حساب کتاب کے لیے زر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو آج کل کا دور ہے اس کی قیمتوں کی زرعی نظام کو اچھا بنانے کے لیے روزمرہ کے حساب کتاب کے لیے زر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اشیاء کی قیمتیں اور عاملین پیدائش کے معاوضے زر کی صورت میں متعین ہوتے ہیں۔ لوگ زر کو مقبول ترین اعلیٰ مبادلہ ہونے کے باعث بغیر کسی حیل و حجت قبول کر لیتے ہیں، جبکہ قیمتی اشیاء مثلا چاندی، ہیرے وغیرہ کو قبولیت عامہ حاصل نہیں۔ زر سیال پذیر اثاثہ لیکوڈ اثاثہ ہے جسے کسی بھی وقت اشیاء خدمات کی خریداری پر خرچ کر سکتے ہیں۔ حکومت اپنی ضروریات اور خسارے کو پورا کرنے کے لیے جب چاہے زر کی رسد بڑھا سکتی ہے۔ جدید بینکاری نظام زر کی بدولت ہی اپنے کاروبار کو وسعت دیتا ہے۔ جو اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔